आप सभी का स्वागत है। और डीडी डायलॉग में हमारा जो कारवा है वो जबलपुर में मौजूद है, और जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है। जबलपुर जो है वो महाकौशल जो प्रांत है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, उस महाकौशल प्रांत का प्रमुख शहर है। और ये वो महाकौशल प्रांत है, महाकौशल का हिस्सा है, जो एक तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। और जबलपुर के इस महत्वपूर्ण मंच पर, डीडी न्यूज के मंच पर हमारे साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जी मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, 7 बार, 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार सांसद रह चुके हैं, 6 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश जहां 21% आबादी जो है वो आदिवासियों की है, उन आदिवासियों के बीच सबसे बड़े नेता के तौर पर श्री कुलस्ते जी को जाना जाता है। इसी वजह से जब आलाकमान ने उन्हें आदेश दिया कि जाइए और विधानसभा चुनाव लड़िए, तो कुलस्ते जी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र निवास में जो है वो मैदान में कूद गए। और इसी वजह से आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह निवास विधानसभा क्षेत्र पर लगी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल भी जो है वो आपके करियर ग्राफ से ही जुड़ा हुआ है। आप 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार आप राज्यसभा के सांसद रहे, अटल जी की सरकार में आप मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में बेहद काबिल मंत्रियों में आपकी गिनती होती है। और अचानक एक दिन आलाकमान आपको कहता है कि जाइए और विधानसभा चुनाव लड़िए। और आप पिछले 33 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। जहां तक मुझे याद है 1990 में आखिरी बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो इन हालात में ये चुनाव आपके लिए कितना आसान है और कितना कठिन है? 89 में जब पहली बार चुनाव जीत करके आया था जी, और उस समय मैंने उस विधानसभा क्षेत्र को, निवास को बहुत नज़दीकी से मैंने देखा है। और जैसा मेरा स्वभाव है और उस स्वभाव के आधार पर मैं जब विधायक बना और इसके बाद संसदीय सचिव बना जी, तो लगभग विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव, करीब करीब मेरा देखा हुआ गांव में, निवास में जो नारायणगंज ब्लॉक है, उस ब्लॉक का आज उस विधानसभा का सबसे बड़ा विकास खंड है। वहाँ मैंने विद्या अध्ययन किया जी, और निवास जो हेडक्वार्टर है विधानसभा, वहाँ मैंने 8वीं का एग्ज़ाम, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम होता था उसका एग्ज़ाम दिया। तो पूरा सेंटर और वहाँ के जो विद्यार्थी और हमारा जो ग्रुप था, उस समय से ही लगभग निवास और नारायणगंज का और बीजाडानी जो विकास खंड है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसको जानते थे कालपी। तो हमने उस समय स्पोर्ट्स में, चूँकि हम लोग जब स्टेट खेलने जाते थे, कभी नेशनल खेलने के लिए जाते थे, और जितने हमारे जो एथलेटिक्स के गेम्स हुआ करते थे उसमें लगभग हम लोगों की भागीदारी होती थी। तो उस ज़माने से ही मैं उस विधानसभा का जो सभी केंद्र हैं, जैसे मैंने कहा कि बीजाराड़ी का कालपी एक प्रमुख केंद्र है शिक्षा की दृष्टि से और स्पोर्ट्स के लिए जी, वहाँ से हमारा संपर्क रहा। और निवास जो हेडक्वार्टर है, वहाँ हम लोग एग्ज़ाम देते थे, उस पूरे परिसर में वहाँ के विद्यार्थी और बाकी क्षेत्र के जो लोग हैं। और वैसे मेरा गृह ग्राम भी निवास से लगा हुआ है। ये जरूर है कि विकासखंड नारायणगंज में आता है। तो जो हमारी जो विधानसभा का जो तस्वीर है लगभग है वो मेरे आसपास ही शुरू से रहा। और इसलिए मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं स्वभाव के कारण सांसद बना। मैं सांसद बनने के बाद बार बार लोगों ने आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य से मैं 1 बार 9 में चुनाव हार गया लोकसभा का जी, पार्टी ने मुझे फिर राज्यसभा भेज दिया जी, और लगातार मैं इस प्रकार से जनता के बीच में किसी न किसी रूप में, चाहे सरकार के मंत्री के नाते या पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते, मैं हमेशा मध्य प्रदेश में 2 बार महामंत्री भी रहा, 4 बार देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा मोर्चे का, 1 बार राष्ट्रीय मंत्री रहा और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और आज भी मोदी जी हैं। तो जितनी बार देश में सरकार बनी
उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते एक सदस्य रहा जी। तो इस प्रकार की पूरी भूमिका उस क्षेत्र से तो मेरे मन में हमेशा रहता था, क्षेत्र के प्रति, मंडला के प्रति, लोकसभा के प्रति और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ मेरा बहुत नज़दीकी से संबंध भी रहा। मैं परिषद का प्रदेश का अध्यक्ष उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना, मैं 80 में यूथ का प्रेसिडेंट था मध्य प्रदेश में जी। और इसलिए ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में मेरा मध्य प्रदेश में लगभग 80 से मेरा अपना संपर्क रहा है। बाद में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद फिर सभी क्षेत्रों में करीब करीब मेरा संपर्क हुआ। आपने निवास विधानसभा क्षेत्र से अपना रिश्ता बताया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2018 में आपके छोटे भाई जो हैं वहां से चुनाव हार गए? वो क्या कार्य हैं जो मोदी सरकार में रहते हुए एक मंत्री के तौर पर आपने निवास विधानसभा क्षेत्र के लिए किए, मंडला के किए, जबलपुर के लिए किए, या कहें कि पूरे महाकौशल के लिए आपने वो क्या कार्य किए हैं जिनके आधार पर जो है आप वोट मांगेंगे? देखिए, 18 में चुनाव हारने का कारण यही है, 3 में दिग्विजय सिंह जब उस समय मुख्यमंत्री थे, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद दिग्विजय सिंह की सरकार को अगर हराने में भूमिका थी जी, तो फग्गन सिंह कुलस्ते की बहुत अहम भूमिका थी। बिल्कुल। ट्राइबल मंत्री के नाते मध्य प्रदेश में पहली बार शायद ऐसा अनुभव आया होगा जी। उस समय हमारे 41 सीट्स रिजर्व थे, 36 सीटें मैंने उस समय पूरे मध्य प्रदेश के मैंने सीटों में से 36 सीटें जीत करके हम आए। एक सीट जनरल सीट वो उमरिया है और कैंडिडेट जब मैंने डिसाइड किया तो इसके बाद वहाँ के लोगों ने उससे लिख कर के लिया कि भाई मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मेरे दिमाग में बार बार ये विषय आता था और इसलिए जीत कोई सकता है तो ज्ञान सिंह जीत सकता है। मैंने बहुत जिद के साथ लड़ाया, मैंने उसको कहा भी मैं स्वयं आऊँगा और मैं गया। ऐसे 37 सीटें 41 में से हमने 37 सीट जीत करके मध्य प्रदेश में ट्राइबल की जो संख्या है, शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हमने विधायक जिता करके लाए। बिल्कुल। एक तो ये इतिहास हमने उस समय बनाया और लगातार 8 में भी मेरे पास ट्राइबल का काम था, 13 में भी था। दुर्भाग्य से 18 में मैं बार बार इन सब चीज़ों को कहता था, परंतु हमने कोई इस प्रकार की योजना हमने उस समय ट्राइबल के बारे में 18 में नहीं बनाया। पार्टी में जैसे हम सामान्य तौर से हम चुनाव लड़ते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति थी। कांग्रेस ने ट्राइबल पर अटैक किया, ट्राइबल को सम्मान देने की बात की, किसानों के बारे में बात की, युवाओं को वजीफा देने की बात की, महिलाओं का समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके लिए बात किया और इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक माहौल बना कि कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों ने वोट दे दिया। हम 14 सीट जीत करके हम सत्ता से बाहर हो गए। बहुत बड़ा अंतर नहीं था, वोट का जो हमारा अंतर है 41.6% हमारा बीजेपी का वोट था, 41.5% कांग्रेस का था। 114 कांग्रेस जीते, 109 हम जीते, केवल 5-7 सीटों का ही अंतर था। वो ही बहुत छोटे और इसलिए बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और मैं जहां तक कह सकता हूं, आपने कहा मध्य प्रदेश और महाकौशल का, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ट्राइबल मंत्री के नाते जी, जिस समय अटल जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया, पहली बार एक तो मंत्रालय बना, मैं आज बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि पहला ग्रांट ट्राइबल का जी, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल के निर्माण में मैंने पहला ग्रांट भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाकौशल के अंदर मैंने किया। दूसरा, उसी में एक जो ग्रांट हमारा था, हृदय शाह ने जिस महल को बनाया वो है रामनगर, उसका रेनोवेशन। ये 2 प्रमुख काम मैंने मध्य प्रदेश के हिस्से में किया, पहला ग्रांट। इसके बाद क्रम शुरू हुआ। आप नर्मदा का ब्रिजेस आप देखिए, चाहे आप मालपुर देखिए, आप हमारे महेंद्रवानी का कोसम घाट देखिए, चकदही का घाट देखिए, ऐसे लगातार। और सिंचाई के जितने संसाधन थे मैंने लगभग ट्राइबल ग्रांट से उस समय मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश के इतिहास में जितने छात्रावास आश्रम जो अधूरे थे जी, मैंने 100% ग्रांट देकर के मध्य प्रदेश के अधूरे काम को मैंने उस समय पूरा किया। और अगर
इन सारे परिस्थितियों को देखेंगे तो ट्राइबल में जितना काम उस समय मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, आज लोग याद करते हैं। और उस समय हम जब मॉडल स्कूल प्रारंभ किए, पहली बार 100 मॉडल स्कूल देश में, उसमें से मैंने ट्राइबल मॉडल स्कूल मंडला को दिया, सिवनी को दिया, डिंडोरी को दिया। ऐसे मध्य प्रदेश के लगभग सभी ट्राइबल जो हमारी 21 जिले होते हैं, उन 21 जिलों में हमने दिया। तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ से शुरू होती है कि ट्राइबल जिले जितने हैं, हमने वहाँ अपना काम खड़ा किया उस समय। और शायद लोगों के ये अंदाज नहीं था, तो 275(1) का जो ग्रांट है, 100% ग्रांट हम ऐसे कामों के लिए, ट्राइबल के विकास के लिए दिए। ये इतिहास उस समय बना। दूसरा, मोदी जी के गवर्नमेंट बनने के बाद जब मैं हेल्थ ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये भारत का तस्वीर है। 60% लोग हेल्थ से आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग दूर हैं जी। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, तो उनने कहा कि फग्गन सिंह क्या कर सकते हैं बताइए। मुझे उनने कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस समय जब मैंने रिपोर्ट पेश किया, और इसके साथ साथ हमारा जबलपुर, रीवा और ग्वालियर, ये 3 ऐसे मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी पहली बार भारत के अंदर जब हमने अपग्रेड करना शुरू किया, तो उसका लाभ हमने जबलपुर को भी दिया, रीवा को भी दिया, ग्वालियर को भी दिया। और इसके साथ जो एक रिकमेंडेशन मैंने किया, भारत में 75 जो मेडिकल कॉलेज जो अपग्रेड हुए, इसके पहले कभी नहीं हुए। ये 75 मेडिकल कॉलेज हमने पूरे देश भर में किया। उसमें जो 5 संख्या हमारी होती थी मध्य प्रदेश के अंदर, आज हम 24 की संख्या, 24 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज पूरे मध्य प्रदेश में मंडला भी एक पहला ऐसा मंडला जिला है जहां मेडिकल कॉलेज विशुद्ध ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुला है। ऐसा कहीं मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। ये इतिहास हमने हेल्थ के सेक्टर में किया। और तीसरा जो हमने किया, जो सीट हमने MBBS के जो 50,000 देश में होते थे, इस रिकमेंडेशन के साथ हमने 1 लाख किया। और जब मेडिकल की संख्या बढ़ रही तो हमारे MBBS के छात्रों की संख्या भी हमको बढ़ानी पड़ी। और वो रिकमेंडेशन हमने किया, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। PG के लिए जहां 12,000 सीट देश में होती थी, वो हमने 25,000 किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट देश के लिए हेल्थ सेक्टर में। और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी ऐसे डॉक्टर्स जो MBBS या खास तौर से मध्य प्रदेश के जो रहने वाले थे, मैंने स्पेशली एक इस प्रकार का सेमिनार किया। मैंने चीफ मिनिस्टर को निमंत्रित किया, उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, और हमारे केंद्र की तरफ से मैं स्वयं इस कार्यक्रम में था। और हमने उस समय नड्डा जी थे। तो सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में जितना अच्छा काम बाहर जो हुए हैं, हम उसके अनुभव के आधार पर, जो हमारे यहाँ के जो बच्चे थे बाहर थे, जो MBBS या PG करने के लिए गए या बाहर प्रैक्टिस के लिए गए, ऐसे सारे डॉक्टरों को जो मध्य प्रदेश के थे, उनका एक आयोजन हमने दिल्ली में किया। और हमने आग्रह किया कि सजेशंस मध्य प्रदेश के लिए हेल्थ में आप दीजिए, ताकि हम हेल्थ में बेहतर मध्य प्रदेश के हित में हम कर सकें। ये मैंने उस समय प्रयास किया। अभी तीसरी बार जब मैं 19 में जीत करके आया, तो मेरे पास फिर नया विभाग आया, स्टील आया। इसके साथ साथ अभी बाद में रूरल आ गया। और रूरल में मेरे पास रेवेन्यू का काम आया। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि भारत के अंदर स्वामित्व योजना अगर आज देश में पॉपुलर हुआ है, वो मेरे कारण हुआ है। मध्य प्रदेश पहला उदाहरण बना, वो हमारे हरदा जिले से। और पूरे मध्य प्रदेश के जिलों को हमने जोड़ा। जो अधिकार हमने दिया गरीब आदमी को, या जिसके पास पट्टा नहीं होता था, उसको टेम्परेरी मकान के लिए हम देते थे, उसको हमने स्वामित्व योजना का अधिकार देकर के जो घर बने, वो घर का पट्टा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जैसा होता है भू राजस्व में। आपने तो इतनी बड़ी लिस्ट बता दी है। महाकौशल की बात करें तो आप हो गए, प्रहलाद सिंह पटेल हो गए मैदान में, राकेश सिंह जी जबलपुर से मैदान में है। इसके अलावा हम मालवा की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय बड़े लोकप्रिय नेता है, वो वहां से मैदान में है। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल से मैदान में है। सांसद लोग मैदान में है।
तो आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं पूछ रहे हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। रणनीति क्या है? देखिए, मोदी जी के दिमाग में क्या आता है आप समझ सकते हैं। हमारे साथ में एक मेंबर पार्लियामेंट थे गुजरात से जी, और सांसद रहते हुए उसको कॉरपोरेटर का चुनाव, नगर निगम में पार्षद का चुनाव मोदी जी ने लड़वाया था। अच्छा। और इसलिए देखिए, मोदी जी के रहस्य समझना बहुत कठिन है देश में। वो किस एंगल से सोच करके इस प्रकार के निर्णय करते हैं ये तो कहना कठिन है, परंतु मेरे पास जब भूपेंद्र जी ने खुद फोन किया, जबकि साथ में हम बैठते हैं, फैसला करने में हम सहभागी रहते हैं, पर मुझे बहुत संकोच के साथ या जो भी कहना हो, मुझे फोन करके कहा कि पार्टी ने तय किया है फग्गन सिंह जी, मध्य प्रदेश में आपको लड़ना पड़ेगा, आपसे बड़ा आदमी ट्राइबल में मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा जो निर्णय पार्टी करेगी उस निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा जी। केवल इतनी बात हुई, और इसलिए मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। ये जरूर है कि मेरा अनुभव, मैंने 2003 का उदाहरण बताया, 8 का बताया, 13 का बताया, और मैंने 18 में भी देखा। और इसलिए मैं इस बार 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 भी कहा, जब नड्डा जी जबलपुर आए थे उस दिन मैंने नड्डा जी को भी कहा, शिवराज जी भी थे, मैंने कहा ये शिवराज जी बैठे हैं, अगर शायद उस समय भी थोड़ा ट्राइबल के बारे में विचार कर लिया होता तो आज ये जो दिन हमको देखने मिल रहे हैं शायद ये दिन देखने नहीं मिलते। मैंने अमित शाह जी से भी कहा, क्योंकि ट्राइबल कोई काम नहीं चाहता, ट्राइबल ये चाहता है कि हमारे बारे में हमसे कौन बात कर रहा है, हमारी भावना को कौन समझ पा रहा है। और ट्राइबल के बारे में अगर हमने ठीक से समझ लिया तो ट्राइबल आपके साथ में बिना पैसे में खड़ा हो जाएगा। ये ट्राइबल की विशेषता है। और इसलिए आज जैसे आपको याद होगा कि शंकर साहेब रघुनाथ साहब जी का संघर्ष यहाँ पर हमने, शायद ये हमारे शुक्ला जी हैं, ये प्रतिमा का स्थापना जब हम किए उस समय प्रतिमा दूसरी बन के आई, फिर हम लोगों ने बातचीत किया और इसके बाद हमने ये जो प्रतिमा आज स्थापित हुआ है उस समय संघर्ष किया। फिर मैंने बार बार इसके लिए कहा, शंकर साहेब रघुनाथ साहब का जो बलिदान, अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार इनसे किया उसका हमने निरीक्षण उस समय किया और फिर इस काम को आगे बढ़ाया। मैं आपको अभी मैंने यात्रा में भी बहुत कहा, बड़ी बात कही, आपने कहा कि अगर ठीक से आदिवासियों के लिए, जनजातीय समाज के लिए कार्य हो गया होता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। तो क्या मानते हैं कि पिछले 3.5 साल में जो शिवराज जी की सरकार रही वो कहीं ना कहीं इस विभाग में कमजोर हो गई और आदिवासियों के लिए वो कार्य नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था? देखिए, मैं उनकी भावना को समझने वाली बात मैंने कहा, मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि देखिए, जब मैं आज प्रधानमंत्री जी रानी दुर्गावती का ये जो 500वां जयंती मनाने का फैसला हुआ तो हमने गौरव यात्रा रानी दुर्गावती के निकाला, उसके समारोह में आए थे वो समापन में। तो मैंने मोदी जी से कहा कि अगर मोदी जी आप ऐसा कर सकते हैं तो एक इतिहास बनेगा देश में। मोदी जी ने उसी टाइम में घोषणा कर दिया, आप कीजिए मैं आऊँगा, और वो आए। मैंने अभी शिवराज जी को कहा कि आप उसका डिजाइन कुछ करा दीजिए। फिर उनने 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, फाउंडेशन हो गया, एक स्मारक बनने की बात हो गई और 5 तारीख को इतना बड़ा देश का एक कार्यक्रम हो गया और उसी दिन घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने कि एक सिक्का मैं जारी करूंगा। तो ये 2 काम मैंने अपने देखते देखते, देखिए इसमें अगर एक रोड भी बनना है तो मैं अभी 4 दिन पहले मेरे घर के सामने इस मार्ग है, 182 करोड़ रुपए की लागत से वो रोड का निर्माण होना है। 100 करोड़ रुपए का स्मारक रानी दुर्गावती का। ये अगर विकास एक तरफ देखें और एक भावना एक तरफ, ये 500 साल का इतिहास देखिए, कांग्रेस ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। जो कमी की बात करी वो, और ये बात देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्राइबल भावना से चलता है। ठीक, अब अगर आपने भावनाओं की बात की, अगर मैं उसको अगर पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास से जोड़ूं, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था,
तो 1980 में एक मौका आया था जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री शिव भानु सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश को मिल सकते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अर्जुन सिंह जी को चुन लिया। 1993 का चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुआ तो उसमें आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा कांग्रेस ने वादा किया था। चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, लेकिन वो एक धोखा साबित हुआ और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। अब 2003 से पहली बार मध्य प्रदेश को ओबीसी महिला मुख्यमंत्री मिली, फिर बाबूलाल गौर साहब मिले जो ओबीसी समाज से आते हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान मिले। अब इतना समय गुजरने के बाद क्या आपको लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश जहां पर 21% आबादी जो है वो आदिवासियों की है, तो क्या मध्य प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर बीजेपी चुनाव जीतती है? और वो चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये पार्टी को तय करना, पार्टी क्या सोच करके चुनाव लड़ा रही, ये पार्टी को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। परंतु हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हाईकमान तय करता है, पार्टी तय करती है और उस आधार पर लीडरशिप का चयन होता है। आज हमारे नेतृत्व इस चुनाव का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एज ए नेता, वैसे हमारे दुनिया के नेता हैं वो, पर इन विधानसभाओं में जो 3 हमारे राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर पार्टी की दृष्टि से हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है। परिणाम आएंगे उस समय जो भी तस्वीर आएगा वो सामने आ जाएगा। और इसलिए जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल है, देखिए इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, हमारे 230 लोग, उनमें से ही कोई ना कोई विधायकों में से एक कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो तय करेगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व। और इसलिए इसके बारे में आज कहना, परंतु मैं ये कह सकता हूं जी कि पार्टी ने जो भी सोचा होगा कुछ सोच करके चुनाव लड़ा रहा है, और इसलिए सबके मन में इस प्रकार का उत्साह रहता है, वातावरण रहता है। लोगों में जिस प्रकार का अनुभव मैं मध्य प्रदेश में या बाकी क्षेत्रों में कर रहा हूं, वास्तव में लोगों में एक अच्छा वातावरण बना है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आज माहौल है, आज स्पष्ट तौर से ध्यान में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ये 5वीं बार फिर सरकार में आएगी। लेकिन जो आपने कहा कि जो एक माहौल बना और कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया गया होगा आप जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़वाने का, तो ये बात हो रही है कि अब शिवराज अकेला चेहरा नहीं है इन चुनावों के अंदर। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो कोई और भी हो सकता है, वो फग्गन सिंह कुलस्ते भी हो सकते हैं। तो क्या इससे गुटबाजी नहीं बढ़ेगी पार्टी में? देखिए, बीजेपी में सामान्य तौर से कोई गुटबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बीजेपी में जो निर्णय हो गया वो सबके हित में ही रहता है, बीजेपी के हित में रहता है। कांग्रेस जैसा कल्चर बीजेपी के अंदर नहीं है, ये मैं इतने दिन का अनुभव देखा। ये ठीक है, निर्णय होते हैं तो स्वाभाविक है, जब 10 लोग लाइन में रहते हैं तो थोड़ा बहुत अनुभव आता है, परंतु धीरे से वो सब एक लाइन में चलना शुरू हो जाता है। बीजेपी का कल्चर नहीं है, लेकिन बीजेपी में कुछ बाहर के लोग भी आ गए हैं मध्य प्रदेश बीजेपी में, और इसलिए जो सुबह से हम लोग कई सेशन किए यहाँ पर तो बार बार चर्चा चली कि मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी है, एक शिवराज बीजेपी है, एक महाराज बीजेपी है और एक नाराज बीजेपी है। बीजेपी ने सोचा, मैंने उदाहरण दिया कि मोदी जी क्या सोच करके ये सब निर्णय किया, मैं उसका उदाहरण मैंने गुजरात का दिया। और इसलिए देखिए, आज जो भी तय होगा चुनाव परिणामों के बाद, और इस स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हमारा नेता कौन होगा। और इसलिए इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ये जो भी होगा हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। सबसे पहला लक्ष्य है पार्टी को जीतना, 5वीं बार सरकार बनाने की स्थिति में हम आ जाएं, हमारे नंबर्स बढ़ जाएं, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सनातन धर्म के अपमान का, क्योंकि जो दक्षिण से जिसकी शुरुआत हुई और ऐसा माना जा रहा है कि जब इंडिया अलायंस का जो रैली होने वाली थी मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं ये रैली नहीं होना चाहिए, ऐसी खबरें थीं और सनातन धर्म को लेकर एक पूरे देश में विवाद हुआ। लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, चूंकि यहाँ पर एक कहा जाए तो कम से कम 92% समाज जो है वो सनातन धर्म से आता है, हिंदू समाज से आता है। तो खुद कमलनाथ कहते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, वो बाबा बागेश्वर की कथा भी करवा देते हैं, वो हनुमान जी का भक्त भी अपने आप को बताते हैं। तो जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो सनातन धर्म का मुद्दा है, उसके उस ऐसे व्यक्ति के सामने आप कैसे उस मुद्दे को उठाएंगे जो खुद कहते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र अपने आप है ही? कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, परंतु अधिकांश ऐसे कांग्रेस के लोगों से भी हम जो आप कह रहे हैं वही हम भाव सुन रहे हैं।
और इसलिए देखिए हमारे यहाँ आज बहुसंख्यक लोग सनातनी हैं और इसलिए इनके सामने कहीं इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। लोग अलग अलग क्षेत्रों में बात करते हैं, परंतु अगर पूरे समुदाय की तरफ से देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि जो संख्या बल है उस संख्या के बल के आधार पर उनके साथ में तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग जरूर हैं कि राजनीतिक की दृष्टि से जो पॉलिटिक्स करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ करते हैं, परंतु उससे कोई अच्छा मध्य प्रदेश का संदेश नहीं है। और इसलिए शायद कमलनाथ को ये ध्यान में आया कि भैया देखो, जिनके बीच में हमको रहना है तो इनके साथ में हम कुछ बोल करके हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये जानता है। वैसे भी कमलनाथ जी इन सब चीज़ों से मैंने अनुभव किया, वो दूर ही रहते हैं और इसीलिए शायद ये सब अनुभव उनने किया होगा और इसके कारण मध्य प्रदेश में सब जो अभियान या इंडिया के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में उनने जो सोचा होगा, तो शायद यही कारण हो सकता है। ठीक, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक, मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे साथ जो ऑडियंस हैं वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारी आदिम जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की सुश्री मीना सिंह जी, उनके ऊपर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 100,000 करोड़ रुपए घोटाले का वो किया था, तो उसमें सर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है? देखिए, आरोप लगाना बहुत सहजता है, प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है। और इसलिए अभी तक जो भी ध्यान में आया है, आप लोगों ने देखा होगा केवल एक पॉलिटिकल पार्टी किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, ये मीडिया से जुड़ा हुआ मैटर है, अखबार है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी मैंने नहीं देखा कभी उस महिला के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप या इस प्रकार के कोई चार्जेस आए हो। मैं पहली बार ऐसा सुना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के आरोप लगाना किसी मंत्री के ऊपर, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि, और इसमें आज जो भी है वो कहीं उसकी सत्यता या सच्चाई मुझे नहीं समझ में आया और न इस प्रकार का कोई आरोप उस पर कहीं किसी एंगल से कभी दिखाई दिया। एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम कभी भी कोई आंदोलन करते हैं तो प्रमाण के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम प्रशासन को भी कह सकते हैं, सरकार को भी कह सकते हैं। हमारा ये जो चौथा स्तंभ है, अखबार है, मीडिया हमारा एक माध्यम हो सकता है, तो इसमें काफ़ी बातें सामने आती हैं पब्लिकली। और इसीलिए ये सब चीज़ें मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया जो उनके खिलाफ में आंदोलन जो भी हुआ। ये जरूर है कि घटना हुई, कैसे हुई, क्या है, इस घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं बाहर था, मैं 26 तारीख को, शायद ये 26 या 25 तारीख की घटना है, 25 तारीख को कार्यक्रम से यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ से ही इंदौर गया, इंदौर से मैं हैदराबाद गया, रात्रि विश्राम के बाद सुबह मैं आंध्र प्रदेश गया, विजयवाड़ा, वहाँ कार्यक्रम था, रोजगार मेला। मैं शाम के लौट करके दिल्ली रुका और 27 को मैं आया। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। एक बात मुझे भी उनने कहा, जैसा मैंने एक मीडिया में सुना, तो मैंने मीडिया के जो व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया। मैंने कहा भाई कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कितना सही है, कितनी इसमें सत्यता है? ना मेरी कभी बातचीत हुई, ना चर्चा हुई। तो नहीं, मुझे एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महामंत्री ने बताया। क्या ये महामंत्री ने आपको जानकारी दिया? आपका अखबार है, आप अखबार में छाप रहे हैं। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। अगर मैं आपके खिलाफ में इस बात का आरोप मैं लगाऊंगा तो आपके पास जवाब क्या होगा? इसके बाद दोबारा आया नहीं, ना उनका फोन आया। मैं कोशिश किया महामंत्री से भी बात करने के लिए, एक बार गलती से मैंने दूसरे फोन से लगाया तो उनका फोन उठा, पता नहीं इसके बाद 2-3 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ और ना बातचीत हुई। इसके बाद विषय भी खत्म हो गया। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनावों में
लाडली बहन योजना की बहुत बात हो रही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन आया है उसमें नोटिस भी जारी किया उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये नहीं बांटी जाना चाहिए, और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो भी इसका विरोध करती रही है। लेकिन जब ये दूसरे करते हैं तो बीजेपी का नेतृत्व कहता है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, लेकिन जब यही सवाल शिवराज सिंह जी से पूछा जाता है लाडली बहन योजना के लिए तो वो कहते हैं कि ये सामाजिक क्रांति है। तो ये अलग अलग बयान क्यों? देखिए, चूंकि ये सरकार का नीतिगत निर्णय है, लोग कहते हैं या बाहर कहते हैं वो अलग विषय है, परंतु मैंने जो अनुभव किया जी, जब अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट के बाद उनने नीति बनाई, नीति के बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, बजट में उनने शामिल किया और उसके लिए ग्रांट का प्रावधान किया। तो जो सरकार का जो सिस्टम है काम करने का, आखिर में उनने सोच करके कि भाई हम गरीब लोग हैं, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना, या उनके सामने जो कुछ भी व्यवहारिक कुछ कठिनाइयां होती है उसको ध्यान में रख करके उनके किया। परंतु एक बात सही है कि इस निर्णय से महिलाओं पे बहुत इसकी ताकत बढ़ी है, और उनमें जो एक प्रकार का अनुभव मुझे आया है, मैं बहुत स्थानों में गया, और इसीलिए महिला सशक्तिकरण के कई पक्ष हो सकते हैं, ये मुझे ध्यान में। अब कोर्ट ने क्या कहा माननीय न्यायालय ने मैं देखा नहीं, परंतु दूसरा पक्ष जो हमारे कांग्रेस पक्ष, उनने कहा कि भाई हम 1500 रुपये देंगे जी। और जो नीति बनी अभी 1250 आज की तारीख में वो दे रहे हैं। संख्या इस समय 1,31,00,000 महिलाओं की जो आबादी मध्य प्रदेश में है, और इसको हम क्रम से 1500, 1750, 2000 इस प्रकार के 3000 तक ले जाएंगे। तो ये जो ध्यान में आया, मुझे लगता है कि जब एक पक्ष कहता है कि भाई जब हम 1000 देते हैं तो दूसरा पक्ष कहता है कि हम 1500 देंगे, तो ये तो कुल मिलाकर के मेरे जैसा व्यक्ति, मैं इसको देखा नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भी शिवराज जी को, मैंने कहा देखिए इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वास्तव में एक अनूठा प्रयोग है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हम देश भर में देखते हैं, अलग अलग प्रदेशों के कार्यक्रमों को देखते हैं, तो उसमें से अनुभव आया, और मैंने कहा भी 1-2 स्थानों में सार्वजनिक बयान में कहा, भाषण में, कि ये मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देश में मध्य प्रदेश ने पेश किया है। अब इसको लेकर के कोर्ट ने क्या कहा, रेवड़ी बांटने का या इस प्रकार का, देखिए आज पूरे भारत के अंदर देखेंगे तो साउथ का जो कल्चर है, चुनाव का जो पैटर्न है, वहाँ अगर जेवर है, मंगलसूत्र दे रहे हैं, बाकी चीजें, और ये केवल सामान्य से नहीं, ये अपने सरकार के हिस्से में बजट में डाल करके इस प्रकार के लोग जी उपकृत करते हैं वोटर्स को या आम नागरिक को। इसको क्या कहे, इसकी परिभाषा मुझे पता नहीं है, परंतु जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसको फ्री ये जो बहुत पॉपुलर हुआ है, ये मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए। ठीक जी, आप हमारे साथ जुड़े, दूरदर्शन के मंच पर आप आए, इतना कीमती समय हमको दिया। आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय आप बहुत व्यस्त हैं, उसके बाद भी समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।